हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार फिजिक्स पढ़ाने आया हूं क्लास 12 वाला चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसका पार्ट नंबर 2 में पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 में मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई आवेश का समीकरण है तो उससे विद्युत धारा हम कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने ये बता चुका हूं। और कैसे यदि कोई धारा का समीकरण दिया हो तो उससे विद्युत आवेश कैसे निकालते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। आज मैं उसके आगे लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। उस वीडियो को आप लोग अगर पूरा देखोगे फर्स्ट पार्ट को, तो सेकेंड पार्ट अपने आप समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमने उसमें एक सूत्र बताया था, I बराबर होता है Q/T। ठीक है दोस्तों, I बराबर होता है Q/T। ठीक है, जहां I हमने बताया था कि विद्युत धारा होती है, ये हमारी क्या है, विद्युत धारा। और Q जो हमारा होता है वैद्युत आवेश होता है, विद्युत या वैद्युत आवेश। T हमारा होता है समय। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पीयर की आप परिभाषा बताओ। 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है? मैं इसकी परिभाषा दो तरह से आप लोगों को बताऊंगा और दोनों बहुत सटीक बताऊंगा। देखना 1 एम्पीयर की परिभाषा कैसे समझते हैं। मान लो ये हमारा कोई चालक है, कोई धातु है, अधातु नहीं धातु, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी इसमें होगा, मैं बता चुका हूं। ये धातु, इसका एक सिरा ए है और ये बी सिरा है। ठीक है, यदि ए सिरे से बी सिरे तक कोई चालक हमने ले लिया, चालक। अब अगर हमने इसमें कहा कि हमें आई चाहिए, आई वो भी क्या चाहिए, 1 एम्पीयर, तो एक कब 1 एम्पीयर होगा। अब यहां देखना कि यदि I बराबर Q/T है, यदि Q बराबर हम मान ले, यदि Q बराबर मान ले 1 कूलाम, क्या मान ले, 1 कूलाम, यहीं से सारी परिभाषा निकलेगी। और T बराबर मान ले 1 सेकेंड, T बराबर मान ले 1 सेकेंड, तब I बराबर 1/1 रखोगे दोस्त, 1 एम्पीयर आएगा। क्या आएगा, 1 एम्पीयर आएगा। तो इसी की परिभाषा मैं बताना चाहता हूं कि 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी। तो हमने कहा कोई चालक है, ये कोई चालक है, इस चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से यदि दूसरे सिरे तक 1 सेकेंड में, कितने समय में, 1 सेकेंड में यदि कुल आवेश 1 कूलाम प्रवाहित हो जाता है, यहां से यहां तक जो आवेश प्रवाहित होता है वो कितना हो जाए, 1 कूलाम हो जाए। कितना हो जाए, 1 कूलाम हो जाए। तो दोस्तों इस चालक में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पीयर होगा। ये आप 9th में, 10th में, 11th में पढ़े होंगे, लेकिन 12th के लिए और स्टैंडर्ड चाहिए, कहा जाता ना, और इंपॉर्टेंट। दोस्तों नंबर गेन करना है तो कुछ लोगों से अलग लिखना पड़ेगा, जिससे आपको बताना पड़ेगा कि मैं उनसे अलग हूं। तो वही बात है, ये सभी लोग परिभाषा लिख के आते हैं। यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में यदि एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। आप लिख लो, दूसरी परिभाषा भी मैं बताता हूं। लिखो, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, लिखो, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, लिखो, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है या चलता है, प्रवाहित होता है, तब उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान
तब उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। उसके नीचे आप लिख सकते हो I बराबर क्यू अपान टी, जहां Q बराबर 1 कूलम, T बराबर 1 सेकेंड, तब नीचे लिख देना I बराबर 1/1 बराबर 1 एम्पीयर, तब पूरा आपको नंबर मिलेगा। अब हमने कहा कि इससे कुछ अलग बताना है, मजा नहीं आया इसमें, 1 कूलाम। अब इसको हम और डीपली अंदर जाते हैं। हमने कहा दोस्तों 1 कूलाम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया है कि दोस्तों Q बराबर होता है यानी जहां N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां N होता हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसका मान आपको फिक्स है, पता है 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो Q बराबर N से अब हम देखते हैं कि 1 कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 1 कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं मैं निकालता हूं। देखो अब Q के जगह पे क्या रख दें 1 कूलाम, तो 1 बराबर N के जगह पे N का मान निकालना है, E का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। हमने कहा N बराबर निकालो, जब इसको N करोगे इधर पक्षांतर करोगे तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। ये नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो दोस्तों प्लस में हो जाएगा। तो N बराबर निकल के आया 10⁻19/1.6। समझ में आया 10⁻19 अब इसको हमने कहा दशमलव हटाने के लिए आपको 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा कुछ भी कर सकते। देखो यहां करते हैं तो N बराबर हमारा निकल गया 10⁻19 × 10 बटे 1.6 × 10। अब इसका इसमें गुणा कराओगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ये 10 × 10⁻19 को लिख सकते हो 10 × 10⁻18, क्योंकि देखो गुणा में घात जोड़ लिए जाते हैं। तो एक 18 19 हो गया, ये 10 वाला ये है। इसका इसमें गुणा करा दिए तो कितना हो गया 16 शरीफ हो गया। तो इसका इसमें गुणा कराओ 10 दहिया में 100 होता है, तो 100 × 10⁻18 बटे 16 हो गया। तब इसका इसमें भाग दो, 16 छक्का 96, दोस्तों बचा 4, दशमलव लगा दिए 40 हो गया, 16 दूना 32 बचा 8, 16 पचे 80 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1 कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहला यहां से देखो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आया समझ में, आई बात समझ में, तो समझे परी बच्चा बड़ा ध्यान से। अब हम इसके अनुसार परिभाषा बनाते हैं, किसके अनुसार, इस इलेक्ट्रॉनवा के अनुसार कि इलेक्ट्रॉनवा की कितनी संख्या है देखना है। अब हमने कहा ये चालक है हमारा, हमने इस चालक को छोड़ेंगे नहीं, मैंने पहले कह चुका हूं। चलो ठीक है, ये चालक ले लिए। हमने कहा कोई चालक है, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाए, इसके एक पॉइंट से यदि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएं तो उसमें बहने वाली धारा का मान सीधे 1 एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखो, यदि किसी चालक तार में, या कोई चालक ले, तार जरूरी नहीं है, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में यदि एक सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाए या गुजरता है तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। ये परिभाषा एक्चुअल एकदम राइट है कि यदि किसी चालक तार में, लिख लो, यदि किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यदि किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। तो उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होगा, इसको लिख लेना। तो दोस्तों ये था, आपको इसमें एक क्वेश्चन और आ गया कि मान लो अगर पूछ दिया जाए कि 1 कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो आप बता दोगे 1
एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n गुणे इतना निकाल लोगे तो आप बता दोगे कि 6.25 गुणे 10 के आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने में, एक कूलम आवेश में। ठीक है, तो आगे चले, तो ये रहा हमारा 1 एम्पियर की परिभाषा जो एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो इसको हमें रटना नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। कहा जाता है ना, रटंत विद्या घटंत समझंत विद्या बढ़ंत। समझ लो बच्चा। तो हम इसको मिटाते हैं, तो देखिएगा। अच्छा, मिटा लेते हो आप लोग। अच्छा, कहानी सुनाता हूं। एक मास्टर साहब थे, सुन लो कहानी। एक मास्टर साहब थे, बेचारा पढ़ाते लिखाते थे। तो एक लड़का था, उससे पूछे, अच्छा ये बताओ तुमको पढ़ने आता? लड़का ने कहा नहीं सर, मुझे नहीं आता। अच्छा, लिखने आता? नहीं आता सर। न पढ़ने आता लिखने। कहते मिटाने आता है? कहे मिटाने आता है। तो लड़का कहा हाँ सर जी, दोनों हाथ में ऐसे ऐसे करके मिटा देता। अब उस लड़के ने सर जी से क्वेश्चन कहा कि अच्छा सर जी आप बताइए, आपको पढ़ने आता है? उन्होंने कहा हाँ पढ़ने आता, तभी तो मैं पढ़ाता हूं। कहा ठीक है। तो सर से मार्कर लेकर के उन्होंने लिखा, ऐसे लिख दिया। अब मास्टर साहब से कहा मास्टर साहब पढ़िए। तो मास्टर साहब बड़ा भौचक्कर में कहे तुमने कुछ लिखा ही नहीं। तो लड़का ने कहा जब आपको भी नहीं पढ़ने आता तो पढ़ा कहीं नहीं। तो किसी को पढ़ने और लिखने नहीं आता, तो इसीलिए मिटाने सबको आता है। देखो मिटाने, वही कहा ना कि घर बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, बिगड़ने में कम टाइम लगता है। समझ लो। तो ये हमारा था। अब अगला जो पॉइंट हमारा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। अगला धातुओं में पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट क्या है, हेडिंग क्या है? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालन की व्याख्या करिए। या इसी क्वेश्चन को कर देता है ऐसे करके, या धात्विक चालन में धात्विक, या यही क्वेश्चन दे देता है कि धात्विक चालन में आवेश का प्रवाह, चालन में आवेश का प्रवाह। ठीक है, धात्विक चालन में आवेश का प्रवाह, ये दोनों एक ही चीज है। तो हम समझाते हैं आप लोगों को, समझिएगा ध्यान से। तो शादी ब्याह बहुत मत देखिएगा बच्चा, पढ़ाई जरूर कर लीजिएगा, कोरोना में कभी भी पेपर हो सकता है। समझ में आया? हाँ, तो हमने कहा कि देखो कोई धातु ले लिए, कोई चालक ले लिए, या पदार्थ ले लिए। हमने कहा पदार्थ ले लिए बच्चा, वो भी चालक है, अचालक नहीं है। ठीक है, पदार्थ, ये पदार्थ है तो इसके परमाणु भी होंगे ना, इसमें परमाणु भी होंगे। अगर इसमें परमाणु है तो इसका नाभिक भी होगा। इसमें नाभिक भी होंगे। अगर नाभिक है तो एक चीज और समझना, इसमें प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। अब हमारा जो आवारा इलेक्ट्रॉन है, इसको आवारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को आवारा कहते हैं, ध्यान से समझना। वो बेचारा इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा। क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। अब ध्यान से बात समझने वाली है
कि अगर मान लो ये कोई हमारा परमाणु है, ये परमाणु का हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया। क्या हो गया, नाभिक। ठीक है, अब हमने कहा इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो बेचारा मेरा किसी काम का नहीं होता। ठीक है, अब कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहां से इसकी व्याख्या आप तुरंत कर लोगे, बस इस चीज को समझना। सारा फोकस व्हाइट बोर्ड पे लगा देना। तो इलेक्ट्रॉन हमारा दोस्त चक्कर लगा रहा था, तो कहा भाई ये पहला कक्षक था, तो दूसरा कक्षक था, ये भी चक्कर लगा रहा था, ये भी अपना चक्कर लगाया। अब इसी तरह इसमें भी चक्कर लगा रहे थे इलेक्ट्रॉन, जितने भी थे, जो भी थे। ठीक है, अब पूछा गया ये पहला कक्षक हमारा जो था, इससे और इसके नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल था वो बहुत प्रबल था, बहुत ज्यादा था। क्यों था, क्योंकि यह बहुत पास है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जैसे देखो ये एक लड़का था और उसके पिताजी थे, ये बेचारा लड़का है, ये उसके पापा जी हैं, फादर जी बोलते हैं। अब जब लड़का छोटा है, छोटा लड़का है, अब ये लड़का जब अपने पापा से इतने दूरी पर था, इतने दूरी पर, तो बचाओ अगर कोई दुर्घटना होती है तो पिता जल्दी बचा पाएंगे इसको, नहीं बचा पाते। अगर यही इनके पास आ जाए तो असंभव रहेगी बचा ले। अगर इनकी अंगुली पकड़ के वो चल रहा है तो असली बात है बचा लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जितना पास है तो इस बच्चे पर इनकी कमांड उतनी अधिक है कि इसके बीच आकर्षण बल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब यही बात, अभी बच्चा दूर है तो थोड़ी सी कमांड इनकी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब इस बच्चे को कमांड नहीं कर पाते। जैसे कहा अगर छोटा बच्चा तभी उसको सुधार लो, नहीं बड़ा हो गया हाथ से निकल जाएगा। तो सोच लो बच्चा छोटा सुधर जाइए, लोग बड़ा सुधर बनाए बुझत है। तो देखो अब ये इतना था, तो वही बात यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रॉनवा जो यहाँ पर था ये नाभिक धनावेशित था और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित था। तो इनके बीच में दूरी जब कम, आकर्षण बल ज्यादा, दूरी कम आकर्षण बल ज्यादा था। समझ में? अब दूरी मैंने बढ़ा दिया, आकर्षण बल कम हो गया। ध्यान से समझना, दूरी बढ़ाया तो मैंने आकर्षण बल कम हो गया। हमने कहा और बढ़ाएंगे, क्या कर लोगे तुम? ठीक, तो और आकर्षण बल कम हो गया। और जब जैसे आकर्षण बल कम हो गया, अब जैसे वो उतना दूर चला गया, अब आए समझ, अब आकर्षण बल और कम हो गया। अब हमने कहा इसको मैं थोड़ा सा हीट कर देता हूं, जनरेट करता हूं। जैसे मैंने हीट दिया तो इसकी ऊर्जा, इसके जो कोष थे, अब इसको देखो ये बाह्य कोष हो गया, इसके लिए क्या हो गया, बाह्य कोष। ठीक है, अब इस बाह्य कोष को जब हम ऊर्जा दिए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई। क्या बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई। और जब ये ऊर्जा बढ़ गई तो चाहते ना, अब जिसको कहा जाता है ना, अब 2 रोटी खिला दो, अगर उसको ज्यादा जांगर हो गए तो फिर औकात में नहीं आता। तो वही बात है, इसको क्या हो गया, अब इसको ऊर्जा मिली तो ये भागना चाहेगा, इसको लंक लगेगा। लंक लगना जानते हो? अगर नहीं लंक लगना समझ में आता है तो मैं समझाता हूँ लंक लगना क्या होता है। तुरंत लंक लग जाएगा, आपको भी देख लेना, समझाओ पक्का। रोटी बनाते हो, नहीं बनाते होगे, गधा तुम लोग ने बनाओगे कहां से? रोटी बन रही होगी, जब तावा देखते हो जिस पे रोटी बनाई जाती है, उसको जब गर्म हो जाए तो देखो कुछ औरतें उस पे ऐसे अंगुली धर के ऐसे करती हैं ना। तो बच्चा जब उस पे अंगुली रखोगे तो आपकी अंगुली जो ही हीट पाती है तो आपको लंक लग जाता है, क्योंकि आपके अंदर जब ऊर्जा आती है, इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऊर्जा आती है तो आपके जो इसमें त्वचा में जो हमारे कण होते हैं उसको ऊर्जा मिल जाती है, तो तुरंत भागना चाहते हैं। तुरंत मैं अपने हाथ को हटा लेता हूं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम कहते हैं हमको जलन हो जाती है, नहीं जलन तो होती है, तो होती ही है। अब कभी ऐसे न समझ में आए तो देखना, पानी उबालो, धीरे धीरे जब पानी को हीट करते हो तो देखो कुछ कण जब उसके नीचे वाले जब गर्म होते हैं तो धीरे 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 ऊपर आते रहते हैं। देखो धीरे 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 ऊपर आते रहते हैं, धीरे 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 ऊपर आते, धीरे 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 ऊपर आते हैं। ऐसा में ये आने लगते हैं धीरे धीरे ऊपर, क्योंकि उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब बच्चा ये ऊर्जा बढ़ गई,
अब ये इलेक्ट्रॉन अपने कोष को त्याग देते हैं, ये बाहर आवारा की तरह घूमने लगते हैं। कहा जाता है ना, जब इन पर इसकी कमांड नाभिक की कम हो जाती है तो ये आवारा की तरह घूमने लगते हैं। जैसे कुछ बच्चों पर जब उनकी कमांड कम हो जाती है घर वालों की तो बेचारा घूमने लगते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन ये घूमने लगते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाते हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुक्त, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तब इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। लेकिन दोस्त ये बहुत काम की चीज है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी में से कोई नौकरी पा जाता है, जैसे जो घूमता 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 रहता है, और जब नौकरी पा जाता है तो लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इसके मॉडल है, यहां से आया हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्वतंत्र रूप से पुल और विचरण करते हैं जैसे चाहें। अब देखो एक हमारा परमाणु है, अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ये हमारा पदार्थ है, तो इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे, तो सबका स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होंगे, सबके बीच इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे सबका इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये सब स्वतंत्र हो जाते हैं इनसे, तो ये चारों ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जब ये चारों ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब पूछा जाता है कि तब इन इलेक्ट्रॉनों के, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिर्फ धातुओं के लिए, तब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का हम वेग निकाल लिए जाते हैं। तो इनका वेग लगभग 10⁵ से 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड कोटि का होता है। ऐसा मतलब इसका एक मात्रक होता है कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, कोटि में उसको लिख दिया गया। ठीक है, तो वेग इसका पूछ दिया जाए कि 10⁵ से लेकर 10 के लगभग में है, फिक्स नहीं है, इसके बीच में हो सकता है। तो 10⁵ से 10⁶ अब आ गया क्वेश्चन कि सर एक परमाणु में लमसम में अगर कोई चालक है, चालक तार है, तो उसमें ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, इनकी नंबर कितनी, संख्या कितनी हो सकती है, तो उसको भी कहा गया है। अगर उनकी नंबर की संख्या की बात किया जाए तो वो होता है 10⁻22 से लेकर 10⁻23, 10⁻22 से लेकर 10⁻23 एक सेमी क्यूब। अगर एक सेमी है, सेमी क्यूब है मतलब 1 सेमी लंबा, 1 सेमी चौड़ा और 1 सेमी ऊंचाई का अगर कोई पदार्थ, चालक पदार्थ है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें जो होती है मुक्त, मान लो ये चालक पदार्थ है, 1 मीटर लंबा हो गया, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा का कोई पदार्थ है, कोई चालक है। अगर इसमें पूछ दिया जाए दोस्तों कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो लगभग 10⁻22 से लेकर लगभग 10⁻23 सेमी क्यूब होता है। ऐसा अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया गया है तो यही 10⁻28 से लेकर 10⁻29 मीटर क्यूब में होता है। ऐसा तो ये सब तो हम जान लिए, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए कि सर सबसे, देखो अब एक चीज और नोट पॉइंट में अगर अभी लिखाएंगे, हम सब कुछ अभी समझा रहे हैं कि बात किया जाए तो इसमें अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर की कौन से पदार्थ, किस वस्तु में या किस चालक में सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जिसमें सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें विद्युत धारा उतना ही आसानी से प्रवाहित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेज से मूव करेंगे, उतनी ही ज्यादा करेंगे, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसमें उतनी ही तेज धारा प्रवाहित होगी। ऐसा समझ में मैं बता चुका हूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो उसका होता है एग्जाम्पल, जैसे दिखा देते हैं, अभी मैं लिखा रहा हूं इसको, जैसे Ag हो गया, Ag में सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा नंबर पर कॉपर आ गया। तीसरे नंबर की बात किया जाए तो Au आता है, और लास्ट में किया जाए तो दोस्तों बता दिया जाए क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ये चारों क्रम इससे बात बहुत सारे होते हैं। सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, Au। सबसे ज्यादा विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है, Ag में, Ag।
AgB, उसके बाद Cu, उसके बाद Au, उसके बाद एल्युमिनियम Al। ठीक है, अब इस सर इसको हम लिखेंगे कैसे मॉडल को? अब तो बातें आ गई कि सर अगर हमें लिखना हो एग्जाम में तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लिखाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखोगे। नंबर टू नंबर मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग दोस्त लिखते जाना। चलो मैं देखता हूं, इसको मिटा दो। मिटाने पर एक कहानी सुनाई है। धीरे धीरे पढ़ाई को बढ़ाना है, नौकरी के पास मुझको जाना है। बच्चा जब पढ़ोगे तभी तो नौकरी पाओगे। जब खटिया दिया बर्बाद जरूर जरबा, जब पढ़बा तब कष्ट होई, नहीं तो कष्ट वष्ट कुछ होए वाला नहीं। तब पढ़ल करा हुआ ना। जब पढ़ाई होगी तो तभी तो कुछ हो। चलो हम इसको लिखते हैं कैसे, तो मेरे सामने जैसे जैसे मैं फिगर बनाऊंगा वैसे वैसे बनाते जाओ। तो हमने कहा एक पदार्थ, एक क्या लिया, कोई पदार्थ लिया, एक चालक। इसमें बहुत सारे ऐसे धनावेशित होंगे। अच्छा, ये धनावेशित क्यों होंगे? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो स्वतंत्र अवस्था में घूमना चाहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चा। इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन टेढ़ा मेढ़ा मूव करेंगे ये बना दे। अब मैं जैसे जैसे अब बता रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाना। अब हमने कहा कि ये हमारा पदार्थ है। देखो दोस्त, हम बहुत बढ़िया लिखाएंगे। पदार्थ है, इसको क्वेश्चन में लिखने, वो भी चालक है, अचालक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे तो उसका ये मुक्त मॉडल नहीं निकलेगा, सीधी बात है। ठीक है, अब इसके बाद जब एक चालक है तो इसका क्या होगा, परमाणु होगा। ये लिख दिया परमाणु। और जब वो परमाणु हुआ तो इसमें हमने दोस्त बताया था नाभिक हो गया। अब नाभिक, हमने कहा नाभिक में दो ही चीज हो गए। एक तो उसका धनावेशित पार्ट हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, और एक तो उसका आवारा इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा। तो इसको हमने घुमा दिया। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 करके लिख सकते हो। मैं बोल दूं या लिख दूं? चलो लिख देता, हमें पता है आप लोग बड़ा कष्ट होगा। लिखो, धातुओं के भीतर, ये धातु होगी, ये लिख लो, धातुओं के भीतर नाभिक के, धातुओं के भीतर नाभिक के चारों, ऐसी कर, नाभिक के चारों, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। धातुओं के भीतर धातुओं के भीतर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब आपके दिमाग में आए क्वेश्चन उठना चाहिए, अगर मान लिए सर कि कोई चालक है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, तब इसमें धारा जो होगी उसका मान कैसे निकालते हैं? हाँ, इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा, तब उसमें मैं समझाऊंगा कि धारा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हो क्या, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाह्य कोश में, बाहरी कक्षा में, बाह्य कोश में चक्कर लगाते हैं, यदि उनका ताप, टेम्परेचर, या उन्हें किसी तरह
ऊर्जा देने पर, ऊर्जा देने पर, देने पर वे नाभिक से, ऐसे का नहीं, ऐसे ऊर्जा देने पर उनका 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 नाभिक से आकर्षण बल खत्म हो जाता है और वे स्वतंत्र हो जाते हैं, और वे स्वतंत्र हो जाते हैं। इन्हें ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते। ठीक है, इतना लिखते हैं। धातुओं के भीतर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है, धातु है, धातु में नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। हमने कहा दूसरा जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाह्य कोष में, मतलब ये बाहरी कोष हमने बताया था, ये जो बाहरी वाला कोष है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाते हैं, यदि इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या किसी तरह इसकी ऊर्जा को बढ़ा दिया जाता है तो इनका इसके प्रति आकर्षण बल खत्म हो जाता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब ये स्वतंत्र हो जाते हैं तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, नोट कर लिए होगे आप। अब तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में, मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में, मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में चक्कर लगाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी दिशाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जिन्हें हम चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। देखो हमने जो जो बताया वही लिख रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सभी दिशाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनके कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, जिनके कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो अब एक समझ में, एक ध्यान से समझने वाली बात है। चौथा पॉइंट, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गैसीय अणु की तरह कार्य करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गैसीय अणु के तरह कार्य करते हैं। अब आपके दिमाग में आया सर ये कैसे, क्योंकि गैस के अणु भी चारों तरफ मुक्त अवस्था में गति करते रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में अपनी चारों दिशाओं में मूव करते रहते हैं। और उसी तरह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, अपनी सभी दिशाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं के कारण इन्हें गैसीय अणु कहते हैं, गैसीय अणु की तरह कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें गैसीय तरह कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें गैसीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आ गया, कहीं कहीं आपको अगर देगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं दोस्तों दे जाएगा गैसीय इलेक्ट्रॉन, तो दोनों समझ लेना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और गैसीय इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही हैं, क्योंकि एक गैसीय अणु की तरह कार्य करते हैं। ये सभी दिशाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे गैस के अणु सभी दिशाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें गैसीय इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ऐसा में अगला पॉइंट देख लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गैसीय परमाणुओं की तरह। अब कहा जाता है कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग चालक में ऐसे या तो लिख दो मुक्त
इलेक्ट्रॉनों का वेग लगभग 10⁵ से 10⁵ से 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड कोटि का होता है। अगर आप कोटि नहीं लिखते हो तब भी चलता है, ठीक है। अब छठवां पॉइंट आता है इनका घनत्व। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होता है, लिख लिए ना, छठवां पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहीं दिया रहता है 10⁻28 से 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होता है, या 10⁻22 से लगभग में 10⁻23 प्रति सेमी क्यूब होता है, ठीक है। हमने कहा कि अगर इसका मॉडल लिखने के लिए आ जाए कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालन की व्याख्या कैसे होती है, तो हमने कहा था कि एक आप क्या बनाओगे, पदार्थ बनाओगे, इसमें कई ठो बनाओगे परमाणु। अब परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो हमने बता दिया था एक लगा के कि पहले पदार्थ है, पदार्थ के बाद क्या है परमाणु, और परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक होता है, फिर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। तो हमने पहले कंडीशन में सीधे लिख दिया कि ये धातु है, धातु के भीतर क्या है, हमारे नाभिक हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। हमने कहा ठीक है। अब दूसरे में लिख दिया कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाह्य कोश में चक्कर लगाते हैं, बाह्य कोश है, बाह्य कोश में चक्कर लगाते हैं, उनका तापमान बढ़ा दिया जाए। जब तापमान बढ़ा दोगे तो उन्हें ऊर्जा मिल जाएगी, या सीधे किसी भी तरह से उनकी ऊर्जा, या तो उनको ऐसे रगड़ दोगे तब भी उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, बढ़ा दिया जाए तो नाभिक से उनका आकर्षण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब मान लो दोनों के पास ऊर्जा बढ़ जाएगी, अब ऊर्जा जब बढ़ी तो वो भागना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, इनके प्रति का जो आकर्षण होगा वो तोड़ देगा, तो तोड़ दिया, बल खत्म हो जाता और वे स्वतंत्र हो जाते हैं। जब इनके प्रति का जो आकर्षण बल, इन इलेक्ट्रॉनों का और नाभिक के बीच का जो आकर्षण बल 0 हो जाए, खत्म हो जाए, तब वो स्वतंत्र हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जब वो मुक्त हो गया तो इनका क्या होगा, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कर दिए, तब इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी धातु में अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें धारा दोस्त प्रवाहित नहीं होगी। अब हमने कहा कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तीसरे पॉइंट में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सभी दिशाओं में मूव करते रहते हैं। अब सभी दिशाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गैसीय अणुओं की तरह कार्य करते हैं। अब गैसीय अणु भी सभी दिशाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गैसीय अणुओं की तरह सभी दिशाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी बेचारे सभी दिशाओं में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें गैसीय इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब ये आ जाता है कि गैसीय इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग लगभग 10⁵ से 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या कहीं कहीं होता कोटि का होता है, लिख दिया जाता है, ठीक है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो होता है 10⁻28 से लगभग में सब 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। मतलब अगर 1 मीटर है, 1 मीटर वस्तु ऐसी, 1 मीटर वस्तु ऐसी और 1 मीटर वस्तु ऐसी, अगर ये है तो अगर इसमें पूछ दिया जाए स्क्वायर, स्क्वायर जानते हो ना, 1 मीटर स्क्वायर प्रति स्क्वायर में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 10⁻29 से 10⁻28 होती है। वो भी कैसे इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये हमारा रहा धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालन की व्याख्या। ये पार्ट नंबर 2 भी रहा। अब इस पार्ट टू पार्ट आप लोग अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको डिटेल हर एक चीज समझ में आएगी। अब मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब बताऊंगा। अब हम पार्ट नंबर 3 में आएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो लेकर के, उसमें हम बताएंगे कि आवेशों के वृत्ताकार गति के कारण उसमें प्रवाहित धारा, आवेशों के वृत्ताकार गति के कारण उसमें प्रवाहित धारा कैसे होती है, उस पर मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, आप लोगों को न्यूमेरिकल लगवाएंगे। प्लीज इस वीडियो में बने रहिए और पढ़ते रहिए और कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।